हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो आज मैं सॉल्यूशंस करवाऊंगा इलास्टिसिटी चैप्टर्स के। प्रत्यास्था, जैसा कि आप सभी को पता है, नीट की एग्जाम के लिए एनसीईआरटी का जानना, एनसीईआरटी का सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए प्रत्यास्था की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और प्रत्यास्था की एनसीईआरटी में कुछ आंसर्स हमारे पास गलत दिए हुए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चंस देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आप उनको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये सॉल्यूशंस मैं केवल और केवल हिंदी में प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, केवल और केवल हिंदी में प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4.7 मीटर, 4.7 मीटर लंबे और 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के स्टील के तार और 3.5 मीटर लंबे तथा 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार पर दिए गए समान परिमाण के भारों को लटकाने पर उनकी लंबाइयों में वृद्धि समान होती है। स्टील और तांबे के यंग प्रत्यास्था गुणांकों का मान ज्ञात करें। तो हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या डेटा हमारे पास दिया हुआ है। डेटा दिया हुआ है कि पहले तार की लंबाई कितनी है, 4.7 मीटर और 3 गुणा उसका अनुप्रस्थ काट कितना है, यह है 4.7 मीटर और अनुप्रस्थ काट कितना है बेटा, 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। यह है स्टील का तार, स्टील। और अगर मैं बात करूं तांबे के तार की, तो इसके लिए कितना दिया हुआ है, L की वैल्यू 3.5 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। यह है तांबे के लिए। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि लंबाई में वृद्धि जो होती है वो बिल्कुल एक समान होती है। स्टील और तांबे के यंग गुणांकों का अनुपात ज्ञात करो। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है डेल्टा L1 = डेल्टा L2। और हमें पता है डेल्टा L का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा L का फॉर्मूला होता है FL/AY। ठीक है, तो डेल्टा L सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, FL1/A1 × Y1, L1/A1 × Y1 = L2/A2 × Y2। और बल का मान भी क्या लगाया गया है, उस पर बिल्कुल समान लगाया गया है। ठीक है, तो L1/A1 Y1, L2/A2 Y2। और आपको क्या कैलकुलेट करवा रहा है, वो कैलकुलेट कर रहा है स्टील और तांबे के प्रत्यास्था गुणांकों का अनुपात। इसका मतलब आपको कैलकुलेशन करवाना है Y1/Y2 की। तो Y1/Y2 का मान यहां से कितना आया, यहां से आया Y1/Y2 बराबर L1/L2 × A2/A1। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। L1 कितना है, 4.7 अपॉन L2 कितना है, 3.5 और A2 का वैल्यू है 4 × 10⁻⁻5 और A1 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻5। 3 × 10⁻⁻5 से -5 ये कैंसिल हो गया। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा ये, अगर 47 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 94 का 2 टाइम्स कितना हो गया, 94 का 2 टाइम्स दैट इज 94 × 2 दैट इज 8 और 18, 188 अपॉन दिस इज 735 105 10.5। तो आंसर आ गया 188/105। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो व्हाट इज द आंसर, 188/105, दैट इज आंसर इज 1.8। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। क्या बोल रहा है आपको, केवल Y1/Y2 का रेशियो निकाल रहा है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान। सेकंड क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2,
नीचे दिए गए चित्र में पदार्थ के प्रतिबल और विकृति के मध्य वक्र दर्शाया गया है। इस पदार्थ के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान क्या होगा और सन्निकट पराभव सामर्थ्य क्या होगी। तो ये ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनाया हुआ है, बड़े ध्यान से इस ग्राफ को देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। यह है प्रतिबल और जिसका मान दिया हुआ है 10⁻⁶ के रूप में। नेक्स्ट, और यहां पे है विकृति। जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो यह ग्राफ कुछ ऐसा बनाया हुआ है। ध्यान से देखें, पॉइंट 150 वाला पॉइंट देखें ध्यान से, बहुत ही अच्छे से। 150 वाला पॉइंट वो बिल्कुल खाने के कोने से गुजर रहा है और ये हो गया 0.002। 150 वाला पॉइंट देखे प्रतिबल में बिल्कुल कॉर्नर से गुजर रहा है ऐसे इस पॉइंट से। तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी ढाल। तो यंग गुणांक क्या होता है? यंग गुणांक का मतलब होता है प्रतिबल और विकृति के मध्य बनने वाले वक्र की ढाल। तो y बराबर क्या हो गया बेटा? ये हो गया प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का मान कितना हो गया? 150 गुणा 10 की घात 6 और विकृति का मान कितना हो गया? 2 गुणा 10 की घात -3। तो ये कट गया इससे 75, दैट इज 75 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास क्या? प्रतिबल। ओके, नेक्स्ट, अब वो क्या बोल रहा है बेटा? ध्यान से देखिए, पराभव सामर्थ्य था, सन्निकट पराभव सामर्थ्य। तो पराभव सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? जो अधिकतम पॉसिबल प्रतिबल लगाया जाता है, जो तार में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू उत्पन्न होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पराभव सामर्थ्यता। तो इस ग्राफ में आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो कि ऐसे घूम रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पराभव सामर्थ्य और इसका मान कितना है बेटा? 300। तो पराभव सामर्थ्य कितना आ गया? 300 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखो, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो नीट की एग्जाम में आते हैं और बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इनफैक्ट आप किसी भी शीट वगैरह को आप सॉल्व करेंगे, कोई भी कोचिंग की, किसी भी कोचिंग की आप शीट को सॉल्व करेंगे तो उन शीट्स में आपको सभी तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एनसीईआरटी पर बेस्ड। ओके, तो वो इस बात का ध्यान रखा जाता है जब भी शीट सॉल्व की जाती है कि हमें क्या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, दो पदार्थ ए और बी के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ दर्शाए गए हैं। दोनों में से एक को पैमाना खींचकर एक ही पैमाना खींचा गया है ग्राफ को। किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक है। तो मैंने आपको बताया था यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान कैसे देखते हैं? प्रतिबल और विकृति के मध्य बनी हुई वक्र की ढाल, ठीक है। प्रतिबल और विकृति के मध्य वक्र की ढाल क्या होता है भाई? प्रतिबल किसके समानुपाती है? प्रतिबल समानुपाती है विकृति के। तो प्रतिबल बटे विकृति, ये क्या है? ये y है, ये और ये क्या हो गया? ढाल हो गया। तो ध्यान से देखेंगे ना, जब आप ग्राफ फर्स्ट को, पहला ग्राफ आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा ढाल पे है, पहला वाला ग्राफ दूसरे वाले ग्राफ की तुलना में। ओके, दूसरे वाले ग्राफ की तुलना में पहला वाला ज्यादा ढाल पे है, ये वाला कोण ज्यादा है, तो ये वाला ग्राफ ज्यादा हो गया। दोनों पदार्थों में अधिक मजबूत कौन है? तो अधिक मजबूत कौन होता है? जिसकी प्रत्यास्था ज्यादा होती है, वो ज्यादा प्रतिबल सहन कर सकता है। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस का मतलब जो होता है ना, वो बहुत ही सिंपल होता है। क्या वह तार मजबूत होता है जो ज्यादा बल उठा सकता है? ठीक है, आप बताइए। ऐसा नहीं होता, ध्यान रखें।
तो कौन सा तार ज्यादा मजबूत होता है? वह तार ज्यादा मजबूत होता है जिसके लिए प्रतिबल का मान ज्यादा होता है। ध्यान रखें इस चीज का, क्या बता रहा हूं मैं। वह तार अधिक मजबूत होगा जिसके लिए प्रतिबल अधिक होगा। सिंपल सा है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। तार वो मजबूत नहीं होता जिस पर बल ज्यादा लगता है, तार वो मजबूत होता है जिस पर प्रतिबल ज्यादा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, एनसीईआरटी लेकर के आप बैठिए और देखते जाइए क्वेश्चन। पहले आप मेरे करवाने से पहले सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, डेटा को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। वापस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित 2 कथनों को ध्यान से पढ़ें और कारण सहित बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य। इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक अधिक है। बिल्कुल नहीं, हमें लग रहा है कि इस्पात की अपेक्षा रबड़ ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये लाइन आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन सा होता है? अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होता है बेटा आइवरी मटेरियल। आइवरी मतलब जिससे जो हाथी के दांतों में उपस्थित होता है वो वाला पदार्थ। उसके बाद में होता है इस्पात, स्टील, फिर होता है रबर। इस प्रकार से इनका लेवल चलता है। तो ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यास्थता उस पदार्थ की ज्यादा होती है जिसे, मान लो मेरे पास 2 पदार्थ हैं और 2 पदार्थों को मैं समान बल लगा करके विरूपित कर रहा हूं। 2 पदार्थों को समान बल लगा करके क्या कर रहे हैं? विरूपित। तो जो पदार्थ कम विरूपित हो रहा है वो ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, वो ज्यादा इलास्टिक नेचर का होता है। ध्यान रखना इस बात का। तो रबर हमें लग रहा है, सोचो आप, हमारे पास एक रबर की गेंद है और एक स्टील की गेंद है। मैंने दोनों हाथों से पकड़ा और सेम टू सेम बल उस पर लगाया, तो कौन सा ज्यादा प्रत्यास्थ, कौन सा ज्यादा विरूपित हुआ? रबर। तो रबर कम प्रत्यास्थ होगा, स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट ध्यान से देखें। किसी कुंडली का तनन उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम कुंडली को खींचते हैं तो उसकी लंबाई और उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तन किसमें होता है? उसकी शेप में। अगर शेप में परिवर्तन होता है तो वो कौन सा होता है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। ध्यान रखना। तो ये बहुत ही थ्योरेटिकल बेसिक क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ये चित्र दिया हुआ है आपको। ऐसा क्वेश्चन जनरली हम क्लासेस में करते ही हैं हमेशा। ठीक है, दिस इज डायग्राम और ये है 4 kg और ये है मेरे पास 6 kg। दिस इज 1.5 मीटर और ये तार किसका बना हुआ है? इस्पात का। और ये है 1 मीटर, ये किसका बना हुआ है? पीतल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखें। 0.25 व्यास सेंटीमीटर के 2 तार, जिनमें से एक इस्पात का दूसरा पीतल का है, चित्र में अनुसार भारित हैं। बिना भार लटकाए इस्पात तथा पीतल के तारों की लंबाई क्रमशः 1.5 मीटर और 1 मीटर है। यदि इस्पात और पीतल के यंग गुणांक क्रमशः है, इस्पात का, इसका यंग गुणांक का मान कितना दे रखा है बेटा? इसका दे रखा है 2 × 10 की घात 11 और इसके लिए यंग गुणांक का मान कितना दे रखा है? पीतल के लिए ये दे रखा है 0.91 × 10 की घात 11। ये मान हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो इनमें विस्तार की गणना करो। तो विस्तार की अगर हम गणना करें, सबसे पहले इस्पात के तार की बात करूं। इस्पात के तार, इस्पात के तार में विस्तार डेल्टा एल, और डेल्टा एल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? डेल्टा एल का मान होता है FL/A।
ए वाई। एफ का मान कितना हो गया, देखो इस्पात के तार पर लगने वाला तनाव कितना होगा, इन दोनों के कारण होगा, ठीक है, इन दोनों के कारण होगा इस्पात के तार पर लगने वाला तनाव। और ये दोनों कितना है, 6 और 4 10 केजी। तो एफ का मान तो हो गया बेटा 10 mg, 10 गुणा 9.8, और एल का मान कितना दे रखा है 1.5 मीटर, और ए का मान कितना दे रखा है, देखो ध्यान से, वो क्वेश्चन में बोल रहा है 0.25 सेंटीमीटर व्यास के। 0.25 सेंटीमीटर व्यास का मतलब कितना हो गया, पाई डी स्क्वायर बटे 4। एरिया क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बटे 4। तो ये हो गया पाई गुणा 2.5 बटे 4, और ये व्यास दे रखा है किसमें, 0.25 दे रखा है, सॉरी सेंटीमीटर के टर्म्स में। 0.25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10⁻11। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आंसर आता है इसकी लंबाई में परिवर्तन 1.5 गुणा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होगा। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है ये। इसी प्रकार ये आप कीजिए, पीतल की लंबाई में कितना वृद्धि होगी, अगर पीतल के लिए हम देखें, पीतल के तार पर जो भार लग रहा है वो भार है केवल 6 केजी। mg और mg का मान कितना है, 6g। ये भार लग रहा है पीतल के तार पर। तो केवल और केवल आपको यहां पे ये पुटअप करना और कैलकुलेशन करके आपको सॉल्व करनी है। थोड़ा सा एनसीईआरटी में कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में डेटा जो होता है प्रैक्टिकली होता है, थोड़ा आपको मुश्किल हो सकती है कैलकुलेशन में। तो आप कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेटर वगैरह यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम के किसी घन के किनारे 10 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। ये कोई घन है, और घन है तो इसका मतलब कुछ नहीं घबराना, क्यों, क्योंकि घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसको मैंने फिक्स कर दिया बेटा, इस सरफेस को मैंने फिक्स कर दिया, बिल्कुल इस फलक को मैंने फिक्स कर दिया, फिक्स्ड, और यहां से 100 केजी का भार जोड़ दिया। तो जब यहां से, तो ध्यान से सुने, और ये 10 सेंटीमीटर है ही। एल्यूमिनियम के किसी घन के किनारे 10 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। इसकी एक फलक किसी ऊर्ध्वाधर दीवार पर कसकर जड़ी हुई है, और इस घन के सम्मुख फलक से 100 केजी का द्रव्यमान जोड़ दिया गया है। एल्यूमिनियम का अपरूपण गुणांक है, अपरूपण गुणांक ये दे रखा है आपको 25 गीगापास्कल। इतना। इस फलक का ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना होगा, मतलब आपको क्या पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है। हमें पता होता है फॉर्मूला क्या होता है, ईटा बराबर प्रतिबल एफ बटे ए बटे विकृति एक्स बटे एल, मतलब एफ एल अपॉन ए एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ गया, एफ एल अपॉन ए ईटा। देखो अब यहां से कितना भार लटकाया गया, 100 केजी, तो 100 गुणा 9.8, या आप 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर में ये क्वेश्चन नंबर है अपने पास 6। आंसर में हो सकता है कुछ मिस्टेक्स वगैरह आपको मिले क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, और आपको कुछ मिस्टेक्स मिल सकती है, मिलेगी। 100 इंटू 10 इंटू व्हाट इज द लेंथ, लेंथ कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। 10 गुणा 10 की घात -2 बटे ए का मान कितना है, इस फलक का क्षेत्रफल। ध्यान रखें, अपरूपण प्रतिबल में बल जिस फलक को स्पर्श करता है, करते हुए लगता है, उस फलक का क्षेत्रफल आप लिखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा गुणा भुजा, 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, मतलब 100 गुणा 10 की घात -4, और ईटा का मान कितना हो गया, 25 गुणा 10 की घात 9। तो बहुत ही सिंपल सा है, ये आ गया 4, और बाकी आप कैलकुलेशन करके ये 10 और ये 10 गए तो कितना हो गया, ये हो गया 4 गुणा 10 की घात -2, 10 की घात -11, और -11 इधर से गए तो 10 की घात -7 आ गया।
ठीक है, ये हमारे पास x का मान आ गया। हाँ, ये आंसर आप ध्यान से देखना, शायद एनसीईआरटी में इसका मान जो दे रखा है ना, वो घात का मान वो अलग दे रखा है। तो एनसीईआरटी में थोड़ी सी मिस्टेक इसमें दे रखी है। बात समझ में आई? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो आप लिख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन बिल्कुल नीट पैटर्न पे है। नीट के लिए इनको आपको पूरे लगाने ही लगाने हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें ध्यान से। मृदु इस्पात के 4, ठीक है, मृदु इस्पात के 4 समरूप खोखले बेलनाकार स्तंभ 50,000 केजी द्रव्यमान का किसी बड़े ढांचे पर आधार दिए हुए हैं। मतलब कितना भार संभाल रहे हैं? 4 स्तंभ 50,000 केजी। प्रत्येक स्तंभ की भीतरी और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। तो मतलब इस तरह से खंबा है, इस तरह से खंबा है बेटा, और जो मटेरियल है ना वो कहां से? ये वाला मटेरियल है। तो ये खंबे बहुत ज्यादा भार को संभाल रखे हैं। कितने भार को संभाल रखे हैं? 50,000 भार को। 4 खंबे, तो एक खंबा कितने भार को संभालेगा? एक खंबे पर भार ये हो गया बेटा 50,000 बटे 2, मतलब 12,500 केजी, इतना भार संभालेगा। प्रत्येक खंबे की भीतरी और बाह्य त्रिज्या 30 और 60 सेंटीमीटर है। भार वितरण को एक समान मानते हुए प्रत्येक खंबे का संपीड़न ज्ञात करो, संपीड़न विकृति ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल की बात करें, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, पाई 0.36 माइनस 0.09, तो 60 सेंटीमीटर को मैं लिख दिया 0.6 का स्क्वायर कितना? 0.036, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर को मैं लिख दिया 0.3 का स्क्वायर 0.09, ठीक है। तो ये आ गया पाई इंटू 0.27, ये क्षेत्रफल आ गया। अब मुझे बताया विकृति क्या होती है? विकृति का सीधा मतलब है बेटा भार बटे वाई, सॉरी, प्रतिबल बटे वाई। मतलब मैं बोल सकता हूं प्रतिबल को F बटा A गुणा वाई। F का मान कितना दे रखा है? 12,500 गुणा 10 बटे A का मान कितना दे रखा है? ये रहा पाई को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 3.14 इंटू 0.27 इंटू वाई। मृदु इस्पात के लिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन इस्पात के लिए आपको पता होना चाहिए y का मान होता है 2 गुणा 10 की घात 11, ठीक है। तो यहां पे आ गया कितना? 2 गुणा 10 की घात 11। तो इसका जो आंसर गिवन है वो आंसर कितना दे रखा है? ध्यान से देखें, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 7.22 गुणा 10 की घात -7। कैलकुलेशन कीजिए, इसका भी आंसर एनसीईआरटी में रॉन्ग दे रखा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज किए और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8वां देखें। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है तांबे का एक टुकड़ा जिसका अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद 15.2 गुणा mm गुणा 19.1 mm है। भाई कॉपर, तांबे का एक टुकड़ा है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद कितना है? 15.2 गुणा 19.1 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, और 44,500 न्यूटन का तनाव बल खींचता है। तो बल का मान कितना लग रहा है? 44,500 न्यूटन बल लग रहा है, जिस पर केवल प्रत्यास्थ विरूपण हो रहा है। उत्पन्न विकृति की गणना करो। वापस से सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसकी आप कीजिएगा। विकृति बराबर कितना हो गया? प्रतिबल बटे वाई, और प्रतिबल कितना होता है? F अपॉन A गुणा वाई। F का मान कितना? 44,500 बटे A 15.2 गुणा 19.1 गुणा 10 की घात -6। और तांबे के लिए,
कॉपर के लिए y का मान होता है 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मान हो गया इतना 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप चाहे तो मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 44,500 15.2 19.1 गुणा 1.1 गुणा 10⁻5 और ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 हो गया। ठीक है, 10⁻⁻5 हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे तो ठीक है, कर लेते हैं डिवाइड। ये कितना हो गया 44,500 भाग 15.2 भाग ये इतना आ गया डिवाइड बाय 1.1। दिस इज द वैल्यू अप्रॉक्स 139.3 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप चेक कीजिएगा, एनसीईआरटी में इसका आंसर भी आई थिंक गलत दे रखा है। ओके, इसका आंसर आपको रॉन्ग दे रखा है, तो आप इसको चेक कीजिएगा जरूर से 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो पॉज कीजिए वीडियो और लिख लीजिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन क्लासेस में इंक्लूड किए हुए हैं। आप क्लास नोट्स देखिएगा, क्लास नोट्स में इंक्लूड किए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इस्पात का केबल भार उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्पात पर अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल का मान 10⁸ है। मैक्सिमम स्ट्रेस प्रतिबल का मान कितना दे रखा है 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उस अधिकतम भार की गणना कीजिए जो केबल उठा सकता है और त्रिज्या का मान कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या का मान दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया बेटा प्रतिबल, ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, बराबर बल बटा क्षेत्रफल। और बल बराबर कितना हो गया प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। तो प्रतिबल का मान तो ये दे रखा है आपको 10⁸ और एरिया पाई आर स्क्वायर आप कर लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4। तो ये हमारे पास जो भी आंसर आएगा इसका कितना हो गया 2.25 पाई इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये आंसर आ गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक कॉन्फिडेंस आता है यार, एनसीईआरटी जब हम सॉल्व करते हैं तो नीट की एग्जाम में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नीट की एग्जाम के लिए जब हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे ना बहुत शानदार कॉन्फिडेंस तुम्हें आएगा, पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10वां, देखो यार 15 केजी द्रव्यमान की एक दृढ़ पट्टी की 3 तारों, ठीक है 3 तारों जिनमें प्रत्येक की लंबाई 2 मीटर है से सममित रूप से लटकाया जाता है। सिरों के दोनों तार तांबे के हैं और बीच वाला तार लोहे का है। तारों के व्यासों का अनुपात निकालिए, प्रत्येक पर तनाव उतना ही रहना चाहिए। तो y1 का मान दिया हुआ है 110 गुणा 10⁹, ये है तांबे के लिए, और y2 का मान दिया हुआ है 190 गुणा 10⁹, ये है लोहे के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। देखो ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है ये वाली स्ट्रक्चर की एक छड़ है जिसको मैंने 3 तारों से बांधा है समान लंबाई के। ये दोनों तार जो हैं वो तांबे के हैं और ये वाला तार जो है वो लोहे का है। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब वो क्या बोल रहे हैं, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, अनुप्रस्थ काट का अनुपात ज्ञात करना है कि इस पर्पस के लिए अनुप्रस्थ काट का मान क्या होगा, प्रत्येक व्यासों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना यहां पे तनाव आता है T1 और यहां पे भी तनाव है T1, यहां तनाव है T2। हमें पता है कि डेल्टा L का मान सेम रहना चाहिए। L पहले से ही सेम है, इसका मतलब ये
समान होगा, डेल्टा एल बटे एल क्या होगा, समान होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एल बटे एल मतलब विकृति, तो प्रतिबल बटे, ठीक है, प्रतिबल बटे वाई, ये समान होगा, और प्रतिबल मतलब एफ अपॉन ए वाई, ये समान होगा। अब देखो क्वेश्चन में यह भी बोल रखा है कि प्रत्येक तार पर तनाव का मान समान है, मतलब टेंशन टी जो है वो भी सेम है, ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको टी टी और टी बोलता हूं ना। तो a1 y1 बराबर क्या होगा, a2 y2, तो a1 बटे a2 बराबर y2 बटे y1, दैट इज y2 बटे y1 19 बटे 11, और ये होता है पाई d1 स्क्वायर बटे 4 पाई d2 स्क्वायर बटे 4 बराबर 19 बटे 11। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल, बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो आंसर था √19 बटे 11, तो ये आंसर हमारे पास आया। नेक्स्ट लिखिए आप इसको, पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 1 मीटर अतानित लंबाई के इस्पात के तार के एक सिरे से 14.5 केजी द्रव्यमान का बांधकर उसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कुलर मोशन को इसमें कंबाइंड कर रहा है, ठीक है। इसे किस में घुमाया जा रहा है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। वृत्त की तली पर उसका कोणीय वेग 2 रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड है। एफ का मान दे रखा है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो ओमेगा कितना हो गया 2 पाई एफ 4 पाई, ठीक है। तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए दे रखा है आपको 0.065 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो डेल्टा एल का मान आपको ज्ञात करना है जब तार अपने पथ के निम्नतम बिंदु पर होता है। तो जब तार अपने पथ के निम्नतम बिंदु पर होता है, तो देखो इस तार को ऐसे घुमाया जा रहा है, यहां से द्रव्यमान बांधकर 14.5 केजी, कितना द्रव्यमान बांधा है यहां पे 15 केजी, सॉरी 15 केजी, 15 केजी का द्रव्यमान यहां पे बांधा गया है, ठीक है। 15 केजी का, सॉरी ये 1 मीटर 14.5, मैंने पिछला वाला क्वेश्चन देख लिया, 14.5 केजी और 1 मीटर इसकी लंबाई है। तो हमें पता है जब कोई भी वस्तु तार ऊर्ध्वाधर गति करती है तो वृत्ताकार गति में ऊपर की ओर तनाव लगता है, जिसका मान नीचे की ओर mg लगता है, और साथ ही साथ m ओमेगा स्क्वायर r भी लगता है। तो यहां पे टेंशन का मान कितना आ गया, mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, और तार में होने वाली लंबाई में वृद्धि एफ एल अपॉन ए वाई। एफ की जगह आप क्या लिखे, टी एल अपॉन ए वाई। बस अब तो कैलकुलेशन करना रह गया है, सही है। एक ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल, ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल। तो एक तो लगेगा mg, तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ एक क्या लगेगा, अभिकेंद्रीय बल निम्नतम बिंदु पर m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, जब ये वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। नेक्स्ट, अपने मन से m ओमेगा स्क्वायर r की मान को निम्नतम बिंदु पर तनाव अपने मन से 6 mg नहीं मानना है, ध्यान रखना, आपको सॉल्व करना है डायरेक्टली टेंशन के लिए। तो टेंशन हमारे पास आ गई mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर, सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, डेल्टा एल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज ब्रैकेट में 14.5 इंटू 10 प्लस 14.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 4 पाई का होल स्क्वायर, दैट इज 16 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, आर की वैल्यू दे रखी है आपको 1 मीटर, इंटू एल, एल लेंथ दे रखा है वापस से इस तार की 1 मीटर, डिवाइड बाय ए की वैल्यू दे रखी है अपने पास कितनी 0.065 इंटू 10⁻⁴, और y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, y की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा, वही कौन सा तार है, अतानित इस्पात का तार। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल कैलकुलेशन जब करेंगे तो आंसर आएगा अप्रॉक्स 1.87 मिलीमीटर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर मैं लिख रहा हूं 1.87 मिलीमीटर, बात समझ में आ गई। तो
आप देख सकते हैं किस तरह से हम प्रत्यास्था में सर्कुलर मोशन भी ऐड कर सकते हैं। मैकेनिक्स है भाई, कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यास्था में इसमें हम सर्कुलर मोशन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए इस चीज को एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए आंकड़ों से जल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में आयतन प्रत्यास्था गुणांक का ये वाला आ गया। देखें क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए आंकड़ों से जल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें पता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ये क्या होता है, ये होता है डेल्टा पी दाब में परिवर्तन अपॉन ये, तो ये होता है। अब देखो प्रारंभिक आयतन आपको दे रखा है, V इनिशियल दे रखा है बेटा 100 लीटर और V फाइनल दे रखा है बेटा 100.5 लीटर। तो आप यहां से डेल्टा V कैलकुलेट कर सकते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल 0.5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट, और दाब में वृद्धि कितनी दे रखी है 100 ATM, मतलब कितना हो गया 100 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक K का मान कितना हो गया 100 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन डेल्टा V 0.5 लीटर अपॉन V इनिशियल 100 लीटर। लीटर से लीटर यहां पे कैंसिल आउट हो गया, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। देखो कितना हो गया, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 1 ही मान लेता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 100 10⁻7 एंड 10⁻9, तो 10⁻9 तो ये आ गया, और 0.5 1 अपॉन 0.5 दैट इज अप्रॉक्स 2 इंटू 10⁻9। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नियत ताप पर जल और वायु के आयतन प्रत्यास्था गुणांकों की तुलना भी करो। आयतन प्रत्यास्था गुणांक जल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक बटे वायु का, तो जल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक तो हमारे पास आ गया 2 गुणा 10⁹ और वायु का आयतन गुणांक कितना होता है, जितना वायुमंडलीय दाब होता है वही वायु का आयतन गुणांक होता है, 1 गुणा 10⁵5, तो 10⁴ तो आप देखेंगे ये आ गया 20,000 गुणा ज्यादा। समझ रहे हैं बात को, मतलब जल में किसी वस्तु को कितना ज्यादा संपीड्यता मिल सकती है, 20,000 गुणा ज्यादा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, जल का घनत्व, क्वेश्चन नंबर 13, जल का घनत्व उस गहराई पर जहां दाब का मान 80 ATM है कितना होगा। तो हमने एक फॉर्मूला क्लास में पढ़ रखा बेटा, ρ2 इज इक्वल्स टू ρ1 1 प्लस C डेल्टा P, जहां C क्या है संपीड्यता, और इसका मान आपको कितना दिया हुआ है, ये 45.8 गुणा 10⁻11, और उस गहराई पर जहां दाब का मान कितना होगा 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उस गहराई पर कितना होगा। बात समझ में आई, तो ये हमें दे रखा है। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ρ2 बराबर ρ1 इंटू 1 प्लस C डेल्टा P। तो ρ1 का मान कितना होता है, सतह पर घनत्व का मान कितना होता है जल का 10⁵3, 1 प्लस C का मान कितना होता है 45.8 गुणा 10⁻11, और ATM कितना ATM हो रहा है दाब, हमने कितना बढ़ा दिया 80 एटमॉस्फेरिक, 80 गुणा 10⁵5, 1 ATM बराबर कितना होता है, 1 ATM का मतलब 1 गुणा 10⁵5 न्यूटन प्रति
मीटर स्क्वायर होता है। तो जब हम इसको वापस से सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, जैसा कि मैंने कही एनसीईआरटी की। तो इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको आंसर को, तो कितना आंसर आ जाएगा, या 1.034 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये आंसर होगा। तो व्हाट शुड वी रिमेंबर, दिस फॉर्मूला, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर। तो लिक्विड पर जब प्रेशर लगता है तो वो ऑफकोर्स सी बात है, वो क्या हो जाएगा, संपीड़ित हो जाएगा। तो संपीड़न के कारण ये घनत्व है, बात समझ में आई, संपीड़न के कारण ये घनत्व है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 14, मतलब आप इतनी सिंपल चीजें हैं कि अगर आप नोट्स पढ़ लें, मैंने कई बार कहा है क्लास में, अगर आप नोट्स पढ़ लें तो कोई भी चीज मुश्किल है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो कांच के, ठीक है, कांच के स्लैब पर 10 एटीएम का जलीय दाब लगाने पर उसके आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोल रहा है, कांच के लिए आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन ज्ञात करना है 10 एटीएम का दाब लगाने पर। तो वापस से हमें पता है K बराबर क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। तो ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन, भिन्नात्मक परिवर्तन, और ये क्या होता है, डेल्टा V अपॉन V, और इसका मान कितना है, डेल्टा P अपॉन K। अब डेल्टा P का मान कितना दे रखा है, देखो कांच के स्लैब पर 10 एटीएम का जलीय दाब, डेल्टा P 10 एटीएम दे रखा है, 10 गुणा 1 गुणा 10 की घात 5, और कांच के लिए K का मान कितना होता है, ये होता है 37 गुणा 10 की घात 9। और जब हमने इसको सॉल्व किया अप्रोक्सीमेटली तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया 2.74 इंटू 10⁻⁵। अगेन आप देख सकते हैं इतना सिंपल सा प्रश्न है, बाकी सब ये कैलकुलेशन करने से हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कैलकुलेशन, मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी थी तो उसमें कैलकुलेशन में टाइम लगता है, ऑफ कोर्स सी बात है, व्हाई टू वेस्ट सो मच टाइम। तो जल्दी से हमने आंसर निकाल लिया फटाफट से, कितना हुआ, इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी। आपको पता है लास्ट ईयर नीट में क्या क्वेश्चन आया था इलास्टिसिटी में, प्रतिबल की विमा क्या होती है, आप सोच सकते हैं। तो अब आपको उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से हर साल, एक क्वेश्चन को सही करने के लिए क्या करेंगे, केवल और केवल नोट्स पढ़ के आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी शीट्स वगैरह कुछ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए प्रैक्टिस तो हमें करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। तांबे के एक ठोस घन का एक किनारा 10 सेंटीमीटर का है और इस पर 7 गुणा 10 की घात 6 पास्कल का एक जलीय दाब लगाने पर इसके आयतन में, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है यार, K बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। ठीक है, तो आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा P अपॉन K। यार तो कोई वो है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो आयतन में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन इतना, तो डेल्टा P का मान तो कितना दे रखा है बेटा, 7 गुणा 10 की घात 6 पास्कल, और तांबे के लिए K का मान होता है अपने पास 140 गुणा 10 की घात 9। ये है सिंपल सी बात, नो बकवास। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, ये सभी क्वेश्चन केवल और केवल एक फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। एक तो नहीं, अभी तक हमने केवल 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। प्रतिबल बराबर F बटा A, पहला। दूसरा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y बराबर F डेल्टा L, F L अपॉन A डेल्टा L। और तीसरा, K बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V।
चौथा एक और पढ़ लिया होगा, ईटा दृढ़ता गुणांक। इसके अलावा अभी तक आप देख लो कोई भी फॉर्मूले पे क्वेश्चन ही नहीं है, किसी भी फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन यहां पे नहीं है। बात समझ में आई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखो क्वेश्चन नंबर 16, 1 लीटर जल के दाब में कितना अंतर किया जाए कि यह 0.10% से संपीड़ित हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? डेल्टा V 16, इसका मान आपको दिया हुआ है 0.10। 1 लीटर जल पर दाब कितना लगाया जाए, कितना दाबांतर लगाया जाए? के बराबर वही सेम टू सेम, वही सेम क्वेश्चन यार। तो डेल्टा P आपको कैलकुलेट करवा रहा है, के गुणा डेल्टा V अपॉन V। के का मान कितना होता है जल के लिए? ये सब वैल्यूज आपको एग्जाम में मिलेगी। ये यहां पे क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी चैप्टर के अंदर एक टेबल बना के सारी वैल्यूज उसने दे रखी है और मैंने वो चीज यहां पे लिख रखी है। ठीक है, तो यहां पे के का मान कितना है बेटा? 2.2 गुणा 10 की घात 9, और ये डेल्टा V अपॉन V का मान कितना है? 0.1/100। आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर यहां पे तैयार है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दो ये हो गई, 10⁻³ दैट इज 2.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एडिशनल एक्सरसाइज। अब यहां पे थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज्यादा नहीं। अभी अब देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, आप सोचेंगे यार हम क्या कर रहे हैं, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, है ना। एक क्वेश्चन थोड़ा, एक दो क्वेश्चन बीच में थोड़ा अच्छा है, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। हीरे के एक क्रिस्टल में बनी निहाइयों जिनकी आकृति चित्र में दिखाई गई है का उपयोग अति उच्च दाब के अंतर्गत द्रव्यों के व्यवहार की जांच करने के लिए किया जाता है। निहाई के संकीर्ण सिरों पर सपाट फलकों का व्यास 0.5 mm है और यदि निहाइयों के चौड़े सिरों पर 50,000 न्यूटन का बल लगा दिया जाए तो उसकी नोक पर दाब का मान ज्ञात करो। बेटा ऐसे बोल रहा है कि यहां पे संकीर्ण छिद्र है जहां पे धातु हम रखते हैं और यहां दोनों तरफ से हम दाब आरोपित करते हैं। तो यहां पे बल कितना आरोपित किया गया है? 50,000 न्यूटन का। और इसका अनुप्रस्थ काट कितना है? अगर मैं इसका अनुप्रस्थ काट देखूं तो ये व्यास का मान कितना दे रखा है? इसने व्यास का मान दे रखा है बेटा 0.5 mm। तो यहां पे दाब आरोपित हुआ तो इसके कारण क्या बोल रहा है? उसकी नोक पर, मतलब इस बिंदु पर दाब का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसका उपयोग द्रव्यों के व्यवहार की जांच के लिए किया जाता है। तो चित्र अगर आपको उल्टा सीधा दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? प्रतिबली तो पूछ रहा है यार, अरे यार प्रतिबली तो पूछ रहा है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब भी तो पूछ रहा है इस पॉइंट पर, और क्या पूछ रहा है? केवल और केवल क्या पूछ रहा है? दाब, मतलब प्रतिबल, स्ट्रेस इस वाले पॉइंट पर। तो जितना बल मैंने यहां पे लगाया वो पूरा का पूरा यहां पे ट्रांसफर हो गया, सारा का सारा 50,000 न्यूटन का बल लगाया। तो ए का मान पाई गुणा आर स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.25 गुणा 10 की घात -6, और ये 1 4 बार गया तो ये कितना हो गया बेटा? 50,000 गुणा 4/पाई गुणा 10 की घात 6। तो 1 2 3 4 4 0 ये हो गई 20/पाई गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास आ जाएगा। 6 इंटू 10⁻10। केवल लैंग्वेज टफ होने का मतलब ये नहीं है यार क्वेश्चन भी टफ होगा। ये पूरा का पूरा बल यहां पे ट्रांसफर हो रहा है,
क्यों भाई, टेंशन ही लेनी है, बहुत ही सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो सॉरी ये हमने एक गलती, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहां पे। ये व्यास दे रखा है ना, तो व्यास दे रखा है तो डिवाइड बाई 4 भी लगाएंगे, डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करते जाएंगे, यहां पे 4, यहां पे भी 4 और यहां पे भी 4, अप्रोक्सीमेटली 24। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न बेटा आपको दे रखा है, इतना सिंपल प्रश्न और क्या मिलेगा यार। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं जल्दी से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 मैंने क्लास में करवाया है आपको, सेम टू सेम, ये जस्ट रेफर क्लास नोट्स, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन नंबर 18 क्लास में मैंने आपको बताया है। ध्यान से सुने, 1.05 मीटर लंबाई और नगण्य द्रव्यमान की एक छड़ का बराबर लंबाई के दो तारों, एक इस्पात का तथा दूसरा एल्यूमिनियम का, दो सिरों से लटकाया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ए और बी के तारों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल क्रमशः 1 mm² और 2 mm² है। छड़ के किसी बिंदु से एक द्रव्यमान m को लटका दिया जाए ताकि समान प्रतिबल और समान विकृति हो। मैं आपको इक्वेशन बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 में यह बोल रहा है कि एक छड़ है और इस छड़ को दो तारों से लटकाया जाता है। याद कीजिए क्लास में हमने किया है ये, और ये है स्टील, ये है बेटा दूसरा एल्यूमिनियम। तो ये बोल रहा है ए और बी इनके तारों का क्षेत्रफल, इसका तार का क्षेत्रफल है 1 mm² और इसके तार का क्षेत्रफल है 2 mm² और 1.05 मीटर लंबाई की ये छड़ है। ठीक है, अब इनमें समान प्रतिबल उत्पन्न हमें करवाना है यार। हमें अब y की वैल्यूज ध्यान रखें, y स्टील के लिए कितना होता है 2 × 10⁻11 और y एल्यूमिनियम के लिए होता है 7 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहला हम कर रहे हैं जब हमें क्या उत्पन्न करवाना है, समान प्रतिबल। समान प्रतिबल मतलब यहां पे टेंशन T है, T1 है, यहां टेंशन T2 है, तो T1 बटे A1 बराबर क्या, T2 बटे A2। तो फर्स्ट रिलेशन ये आएगा T1 और T2 में। दूसरा रिलेशन वो क्या बोल रहा है, एक मास M को लटकाया जाता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस मास को यहां पे लटका रहा हूं एट ए डिस्टेंस x पर, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो टॉर्क है वो इक्वल कर रहा हूं। ठीक है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लटका रहे हैं मास को पॉइंट x पर, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट x इज 0। T1 का टॉर्क कितना होगा इस बिंदु के सापेक्ष, तो बल गुणा लंबवत दूरी, T1 गुणा x बराबर बल गुणा लंबवत दूरी T2 गुणा 1.05 माइनस x। तो यहां से वाला दो वैल्यूज आएगी बिटवीन T1 एंड T2। नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूं। दूसरा केस में जब विकृति समान हो, विकृति मतलब प्रतिबल बटे y, ये समान हो, कहने का मतलब है F अपॉन AY ये कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब T1 अपॉन A1 गुणा Y1, T2 अपॉन A2 गुणा Y2, ये पहला समीकरण आ जाएगा। दूसरा समीकरण यही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया आपको, आप नोट्स देखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, हाँ, मृदु इस्पात का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 19।
और आई थिंक ये भी मैं क्वेश्चन क्लास में करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। मृदु इस्पात का एक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.5 गुणा 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर है, को दो खंभों के बीच में क्षैतिज दिशा में प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही तनित किया जाता है। तार के मध्य बिंदु से 100 ग्राम द्रव्यमान का एक तार लटका दिया जाता है और कुल अवनमन की गणना आपको करनी है। ठीक है, 1 मिनट। कहने का मतलब क्या है, ये तार है और दो खंभों के बीच में क्षैतिज बांधा गया है। जब इस पर भार लटकाते हैं तो ये तार कुछ ऐसा हो गया। हमने इस पर भार लटका दिया m। पहले मैं वैल्यूज के रूप में कर लेता हूं ताकि आपको वैल्यूज भी याद हो जाए। माना तार की लंबाई 2l है, माना तार की लंबाई 2l है, ध्यान रखें। तो ये दूरी हो गई x और ये हो गया l। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तार में होने वाला अवनमन। x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको मान लिया मैंने थीटा एक बार के लिए। देखो ये लंबाई है, आधी लंबाई है l, इसकी लंबाई है x, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, l² प्लस x²। तो तार की लंबाई में होने वाला परिवर्तन कितना हो गया, तार की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल, आधे तार की डेल्टा एल बराबर l² प्लस x² माइनस l। मैं यहां पे क्या करता हूं, l² कॉमन ले लिया, 1 प्लस x² अपॉन l² माइनस 1। अब हमें पता है जो अवनमन होता है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो जब अवनमन ही बहुत कम है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, l², l बाहर आएगा ना, l 1 प्लस बाइनोमियल थ्योरम से ही जो पावर होती है वो यहां पे उठ करके यहां पे आ जाएगी, 1/2 x² अपॉन l² माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हुआ, बचा कितना, x² अपॉन 2l। ये है आधे तार की लंबाई में परिवर्तन। अगर आपको बोले पूरे तार की लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, तो आपको ये भी चीज याद रखनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है तो फिर कुछ भी पूछ सकता है वो। तो पूरे तार की लंबाई में परिवर्तन ये आता है बेटा ट्वाइस ऑफ x² अपॉन 2l, जहां 2l क्या है, तार की लंबाई। देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये आएगा 2x² अपॉन लंबाई। ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेल्टा एल का मान आ गया x² अपॉन 2l। और अगर यहां पे टेंशन में t मानता हूं, यहां पे टेंशन में t मानता हूं, तो ये 90 माइनस थीटा आ गया, इधर की तरफ t साइन थीटा आया और इसका भी घटक आया कितना, t साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, 2t साइन थीटा बराबर mg, 2t साइन थीटा बराबर mg। तो t बराबर कितना आया, mg अपॉन 2 साइन थीटा। हमें पता है थीटा इज वेरी लेस, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, और किसके बराबर होगा ये, टेन थीटा के। और टेन थीटा की वैल्यू मैं कितनी लिख सकता हूं इस ट्राइंगल में, x अपॉन l। ठीक है, तो ध्यान रखें थोड़ा सा, मैंने इसको मैं x यहां से बोल देता हूं डिस्टेंस को, ये अवनमन का मान x अपॉन l। ठीक है, तो ये आ गया t बराबर mg अपॉन 2 x अपॉन l। अब हमारे पास डेल्टा l है, t है, y का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हमारे पास तुरंत आ जाएगा। तो y का फॉर्मूला क्या होगा, y बराबर टी एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो y बराबर t का मान कितना हो गया, mg l अपॉन 2x इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ये रहा x² अपॉन 2l।
तो ध्यान से देखें कितना हो गया ये, y इज इक्वल्स टू एम जी एल क्यूब अपॉन ए एक्स क्यूब। मैं यहां पे 2 के रूप में लिखता हूं, ज्यादा बेटर लगता है मुझे। तो कितना लिखूंगा मैं 2 के रूप में, ठीक है, अवनमन का मान 2 के रूप में। क्यों, आप इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूं। तो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड एंड सिंपल क्वेश्चन। तो y का मान, x का मान कितना हो गया mg, मैं अंदर ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर और डिवाइड कर रहा हूं 8। मैंने 2 क्यूब से मल्टीप्लाई किया जो कि 8 आया, तो नीचे भी 8 आ गया, डिवाइडेड बाय y इंटू ए। तो x आ गया हमारे पास mg 2l का क्यूब अपॉन 8a y की पावर 1/3। नाउ अब तो आपको वैल्यूज पुट करनी है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा। अब तो सिंपल है, अब तो आपको क्या पुट करना है, वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। नाउ 2l की वैल्यू आपको दी हुई है, देखो ध्यान से, जिसकी लंबाई दे रखी है 1 मीटर, 2l इज 1 मीटर, एंड जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻², और तार के मध्य बिंदु m का मान दे रखा है 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। तो सारी बातें आपको दी हुई है, अब तो सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अगेन क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर दिया हुआ है वो एनसीईआरटी में इनकरेक्ट है, तो हम सही कर लेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 20, धातु के 2 पहियों के सिरों को 4 रिवेट से आपस में जोड़ दिया जाता है। धातु के 2 पहियों के सिरों को 4 रिवेट से आपस में जोड़ दिया गया है। प्रत्येक रिवेट का व्यास 6 mm है, मतलब त्रिज्या कितनी हो गई 3 mm। यदि रिवेट पर अपरूपण प्रतिबल का मान, सिग्मा का मान दे रखा है आपको, अपरूपण प्रतिबल दे रखा है 6.9 इंटू 10⁻⁷ पास्कल से अधिक नहीं बढ़ाना है, तो रिवेट की गई पट्टी पर आरोपित तनाव का अधिकतम मान क्या होगा, आपको T मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। मान लीजिए प्रत्येक रिवेट की चौड़ाई एक समान भार वहन कर सकती है, ठीक है। तो प्रत्येक रिवेट की चौड़ाई क्या, एक समान भार वहन कर सकती है। तो मैंने क्या बोला, माना कुल बार कितना है वहन किया जाने वाला, W है। तो एक रिवेट कितना भार वहन कर सकते हैं, एक रिवेट द्वारा वहन किया गया भार 4 रिवेट है, W/4। ओके, कितने रिवेट है यहां पे, ये आपको दिया गया है, धातु के 2 पहियों को 4 रिवेट द्वारा दिया गया है। तो कितना आ गया W/4, तो भार आ गया इतना। तो प्रतिबल का मान कितना हो गया बेटा, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्रतिबल का मान आपको दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, 6.9 इंटू 10⁻⁷। बल का मान दिया हुआ है W/4, और गुणा क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है, πr², दैट इज पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁶। तो यहां से W का मान कितना आ गया, W आ गया 6.9 इंटू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁷ और 6 10⁻⁴। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसका मान कितना आता है, थोड़ा हम देखते हैं कैलकुलेट करके। इसका मान आएगा अप्रोक्सीमेटली 7.8 किलो न्यूटन, ठीक है। इसका मान इतना हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो इसका मान इतना आएगा भाई 7.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एनसीईआरटी में आंसर दिया गया है इसका अप्रोक्स 260 किलो न्यूटन, जो कि बिल्कुल गलत है, आंसर ये आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन 21।
क्वेश्चन नंबर 21, प्रशांत महासागर में स्थित मैरीना नामक खाई एक स्थान पर पानी की सतह से 11 किलोमीटर नीचे है। उस खाई में नीचे तक 0.32 मीटर क्यूब आयतन के एक इस्पात के गोला गिराया जाता है, तो गोले के आयतन में होने वाले परिवर्तन की गणना करो। वापस से वही क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन अच्छे आए, उसके बाद में वापस से वही गिने चुने सेम टू सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गए। अब तो आता ही है आपको, डेल्टा वी का मान हमें ज्ञात करना है। तो कितना हो गया डेल्टा वी, डेल्टा पी इंटू वी अपॉन के, बस। तो क्या दे रखा है आपको, डेल्टा पी रो जी एच 11 किलोमीटर, रो का मान आपको दे रखा है 10 की घात 3, ठीक है, जी का मान 10 है ही, 11 किलोमीटर। तो ये डेल्टा पी का मान कितना हो गया, 11 गुणा 10 की घात 7 पास्कल, ठीक है, 11 गुणा 10 की घात 7 पास्कल। और इस्पात का आयतन गुणांक आपको दे रखा है, तो डेल्टा वी, डेल्टा पी कितना और v का मान कितना है दे रखा है, एक इस्पात का गोला 0.32 मीटर क्यूब बटे k का मान कितना है, और k का मान कितना दे रखा है 160 जीपीए, 160 गीगा पास्कल, इतना, ठीक है। तो इसका अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना, अप्रॉक्स 2.2 मीटर क्यूब, दिस इज द आंसर। तो ये थे हमारे प्रत्यास्थता पर बेस्ड क्वेश्चंस। वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है, और हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, समय आने पर करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप वीडियो को देखें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नीट की एग्जाम की डेट आई गई है 1 मई, तो सॉरी 1 अगस्त तक आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो इसको ढंग से एग्जाम की तैयारी करके सिलेक्शन लायक बन के और करके दिखाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।